नमस्कार बच्चों। हमने पहले अभी तक जो वाटर रिलेशंस या जिसे हम कहते हैं जल पादप क्रियाएं, उनमें हमने एब्जॉर्प्शन अवशोषण के बारे में पढ़ा था और उसके हमने कई सिद्धांत भी देखे थे। आज हम लेते हैं रसारोहण यानी कि एक्सेंट ऑफ सैप। जब पानी जड़ों से एब्जॉर्ब हो गया, अंदर अवशोषण उसका हो गया, तो कैसे ये नीचे से जड़ से ये ऊपर तक जाता है। ये आप लोगों को पता ही है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, जो वृक्ष होते हैं वो कई ऐसे, जैसे रेडवुड ट्री तुमने पढ़ा होगा कि यूएसए में, कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, जो कि 150 मीटर तक लंबे होते हैं ना। तो बहुत ऊंचे यूकेलिप्टस के भी 90 तक जाते हैं। तो ये जो पेड़ होते हैं, इनमें नीचे से और ऊपर तक जो रसारोहण है, ये रस क्या है, रस हम किसे कह रहे हैं, ये पानी, जल और साथ में लवण है ना। तो जब अवशोषण होता है तो केवल जल का ही नहीं होता, लवण भी साथ में एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये दोनों जो सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये ऊपर कैसे जाते हैं। सबसे पहले जब इसकी स्टडी हुई तो उन्होंने मैलपिगी जो है ना, 1671 में इन्होंने एक प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया कि एक पेड़ का एक तना जो है, उसमें बाहर के जो टिश्यूज हैं उनको इस प्रकार से हटा दिया। तो अगर हम तने का काट देखें तो तने में बाहर की तरफ जो है वो जाइलम होता है, बाहर की तरफ जो है वो तो फ्लोएम होता है और अंदर जो है वो जाइलम होता है ना। तो जाइलम जो है वो अंदर पाया जाता है, फ्लोएम बाहर पाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि बाहर के जो फ्लोएम है उस पोर्शन को हटाया और फिर देखा तो उसमें, उस वृक्ष में कोई अंतर नहीं आया, वो पौधा जो है वो स्वस्थ रहा। पर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक पेड़ के बीच में से जो ये जाइलम था, उस पोर्शन को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया, मतलब उसमें एक छेद कर दिया। जो पोर्शन है उसमें बीच का पोर्शन में एक छेद कर दिया और छेद करने के बाद और फिर उन्होंने देखा कि पौधा जो है वो कैसा रह रहा है, कोई वृद्धि हो रही है या नहीं। तो उन्होंने पाया कि क्योंकि जाइलम जो है बीच में होता है, उन्होंने उसको जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसमें छेद कर दिया था। जाइलम में जब छेद हुआ तो उसके बाद ये पौधा जो है वो मुरझा गया। इसके अलावा कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए गए कि जैसे एक पानी में पौधे को रखा गया, पानी के अंदर हमने इओसिन या कोई जो अभिरंजक है, स्टेन्स, उनको डाला और फिर पाया, जब उसका काट देखा स्टेम का, तो हमने ये पाया कि ये जो स्टेन है, स्टेनिंग जो हुई है वो जाइलम पोर्शन में हुई है। तो इससे ये पक्का हो गया कि भाई ये जो है जाइलम ही है जो कि रसारोहण या सैप को ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसके बाद कई सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित हुए, कई थ्योरीज दी गई। उनको हम मुख्य 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: जैविक सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत और रूट प्रेशर सिद्धांत। अब जैविक सिद्धांत जो है, इसका जैसे कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि इस जैविक सिद्धांत जो है का अर्थ है कि केवल जीवित कोशिकाएं जो हैं वो ही रसारोहण में उपयोग में लाई जाती हैं, उनके ही द्वारा रसारोहण होता है। तो इसमें 2 थ्योरीज दी गई, रिले पंप थ्योरी जो कि गॉडलेविस्की ने दी, और पल्सेशन थ्योरी जेसी बोस द्वारा प्रतिपादित थी। तो रिले पंप थ्योरी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रिले पंप थ्योरी जो है वो
उन्होंने गॉडलेविस्की ने दी। उनके अनुसार जाइलम की जीवित कोशिकाएं जो हैं वो परासरण द्वारा आवर्ती परिवर्तन से रसारोहण करती हैं, परंतु इसका विरोध हुआ क्योंकि स्ट्रैसबर्गर ने ये दर्शाया कि मृत कोशिकाओं से ही रसारोहण होता है और ये जो वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट है जो जीवित कोशिकाओं जो है वो दर्शाती हैं, उससे केवल जो है वो ये पूरा रसारोहण नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो दूसरी थ्योरी पल्सेशन थ्योरी जेसी बोस द्वारा दी गई, उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर से दर्शाया कि जो जीवित कोशिकाएं हैं उनके अंदर पल्सेशंस रहते हैं, यानी कि वो जीवित होती हैं और वो पल्सेट करती हैं और उस पल्सेशन से जैसे कि हार्ट पंप करता है उस तरीके से पानी जो है वो भी पंप होके ऊपर जाता है। पर इस थ्योरी को इस जो है वो संकुचन की जो दर है वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि इतने ऊंचे पेड़ों पर ये जो है वो कर सके रसारोहण, इसलिए ये भी पूरी तरीके से इसको नकार दिया गया। दूसरी बात जो है भौतिक बल सिद्धांत। अब भौतिक बल जो है फिजिकल थ्योरीज ये कहती हैं कि जो मेनली रसारोहण या एक्सेंट ऑफ सैप होता है ये मृत कोशिकाएं या डेड सेल्स द्वारा होता है। और डेड सेल्स आपको पता ही है कि जाइलम जो है जब वो मैच्योर हो जाती है, विकसित हो जाती है, तो वो एक डेड सेल हो जाती है, वो मृत कोशिका की तरह से एक्ट करती है। उसकी पूरी के अंदर की जो जीव द्रव्य है वो लुप्त हो जाते हैं, केवल बाहर की जो सतह है ना, बाहर की जो सतह है जो कि थिक होती है, लिग्नन युक्त होती है, वो रहती है और पाइप की तरह से ये कोशिकाएं हो जाती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई इस तरीके से। और ये ट्रेकीड्स और वेसल्स दो प्रकार की होती हैं। वेसल जो है वो तो पूरा एक पाइप ही बना लेती हैं, एक दो बिल्कुल उनकी जो एंड वॉल्स हैं वो भी डिसॉल्व हो जाती हैं, जबकि ट्रेकीड्स में थोड़ा सा पोर रहता है ना। तो ये कोशिकाएं जो है वो जाइलम जो है बनाती हैं, ये एक तरह से पाइप बन जाता है जिससे कि नीचे का जो पानी है वो ऊपर तक जाता है। तो अब भौतिक बल सिद्धांत में भी कई सिद्धांत हैं, जैसे कि इम्बाइबेशन थ्योरी। इम्बाइबेशन हमने पढ़ा था, अंतर शोषण। ये क्या होता है, ये जो लिग्निन की मोटी परत होती है कोशिका भित्ति की, वो जब जल को अवशोषित कर लेती हैं तो उसके द्वारा ये एक प्रेशर कोशिका में पड़ता है ना। जब कोशिका में ये प्रेशर बनता है तो इम्बाइबेशन प्रेशर जो क्रिएट होता है उसके द्वारा पानी जो है वो ऊपर चढ़ता है। ऐसा अंगर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया 1868 में। पर इसको जो है केवल इम्बाइबेशन जो है वो भी पर्याप्त नहीं होता है। दूसरा कैपिलरी थ्योरी। कैपिलरी थ्योरी या जैसे हम कहते हैं कि कोशिका सिद्धांत, इस परिकल्पना के अनुसार सतही दाब से उत्पन्न कोशिका नली दाब से जल ऊपर चढ़ता है, परंतु कोशिकाओं का व्यास जो है वो अधिक होता है, जिससे केवल अकेले इससे ही ये संभव नहीं होता। तो फिर तीसरी जो थ्योरी है वो है एटमॉस्फेरिक थ्योरी, वायुमंडलीय दाब सिद्धांत। वायुमंडलीय दाब सिद्धांत के अनुसार कोशिकाओं में वायुमंडलीय दाब के कारण पानी चढ़ता है। इस आशय से वायुमंडल में दाब केवल एक एटमॉस्फेयर ही होता है, केवल एक एटमॉस्फेयर होता है जो कि 4-5 फीट तक ही खींच सकता है पानी को। तो ये भी नकार दिया गया कि पूरा सिर्फ एटमॉस्फेरिक थ्योरी के आधार पर हम कह सकते हैं कि पानी जो है वो ऊपर चढ़ जाता है। चौथा जो है वो है ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन थ्योरी। ये आजकल जो है वो मान्य है और पूरी तरीके से इसमें जितने भी जो इसके पॉइंट्स हैं वो सारे
जो है वो प्रूव हो जाते हैं। तो इसलिए इसको आजकल माना जाता है। ये हम बाद में लेंगे। इससे पहले ये तीन जो है जो कैटेगरी, जैविक सिद्धांत जिनमें ये 2 थे, भौतिक बल सिद्धांत 4 थे, तीसरा रूट प्रेशर थ्योरी, ये हम पहले ले लेते हैं क्योंकि ये जो है ये भी आजकल मानी नहीं जाती। तो रूट प्रेशर थ्योरी जैसे कि मूल दाब का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, स्ट्रैसबर्गर ने दिया था इसे। और इसको उन्होंने ऐसे समझाया कि एक उन्होंने एक पॉटेड प्लांट लिया ना, पॉट में एक प्लांट लिया, उस एक्टिवली ग्रोइंग था, वो पूरा अच्छा हेल्दी प्लांट था, उसको ऊपर से काट दिया और उसका एक स्टम्प जो है वो केवल स्टम्प मतलब एक स्टेम का पोर्शन जो है वो रहने दिया। उसके ऊपर एक जॉइंट लगा के उन्होंने रबर ट्यूब से मैनोमीटर को जोड़ा। अब मैनोमीटर जो है वो तुम्हें पता है, ये मैनोमीटर जो है वो प्रेशर को नापता है ना, इसके अंदर Hg या मर्क्यूरी होती है। तो जब उन्होंने लगाया तो उन्होंने पाया कि ये शो कर रहा है कि प्रेशर है इसके अंदर। तो उन्होंने कहा ये प्रेशर अब किससे है, ये केवल इसकी जड़ें ही रह गई हैं और तो कुछ है नहीं इस पौधे में, ना इसकी पत्ती है ना स्टेम भी बहुत छोटी। तो उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि रूट प्रेशर एक है जिसकी वजह से पानी जो है वो ऊपर जाता है। पर जो इसमें प्रेशर पाया गया, जो प्रेशर पाया गया रूट प्रेशर, वो बहुत कम था। वो केवल इतना नहीं था कि रसारोहण जो है वो हो सके। तो इसलिए ये सिद्धांत जो है वो भी आजकल मान्य नहीं है। अब हम लेते हैं जो आजकल मान्य सिद्धांत है, जो भौतिक बल सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन थ्योरी। डिक्सन और जॉली साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1894 में इसको प्रतिपादित किया। अब इसको हम इस चित्र से समझ सकते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर हम देखें कि जड़ से जो अवशोषित पानी है वो जाइलम के अंदर चला जाता है ना। हमने ये देखा था कि जो ये पानी है ये मूल रोम से होता हुआ जो है वो कॉर्टेक्स से, फिर यहाँ पे जो ये पैसेज सेल होती है ना, एंडोडर्मिस की पैसेज सेल, उससे होता हुआ परिरंभ की कोशिका से होता हुआ ये यहाँ पे जाइलम में प्रवेश करता है ना। तो ये है रूट, जो जड़ होती है, जड़ उसके अंदर ये मूल रोम से प्रवेश करता हुआ वल्कुट या कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से, पैसेज सेल जो एंडोडर्मिस में होती है उससे, परिरंभ की कोशिकाओं से होता हुआ जाइलम जो है उसमें प्रवेश करता है। अब जाइलम की कोशिकाएं क्या है, तो वेसल या ट्रेकील है ना, उनमें जब ये प्रवेश करता है तो ये जो स्टेम है, स्टेम में भी ऐसे ही होता है कि बाहर की तरफ जो है ये नॉर्मली जाइलम और बाहर की तरफ जो है वो फ्लोएम और अंदर जाइलम होता है ना। तो अब ये जो जाइलम है ये यहाँ से कनेक्टेड होता है बीच में तने में से, ये यहाँ से पाइप नुमा जो वेसल्स और ट्रेकीड्स होती हैं उनकी सहायता से ऊपर जाता है। और फिर यहाँ पे अगर हम पत्ती पर्ण की संरचना देखें तो पर्ण में ऊपरी सतह पर कुछ मूल रोम होते हैं जो बहुकोष्ठीय होते हैं है ना, और ये पेलिसेड सेल्स जो कि क्लोरोफिलस होती हैं जिनमें क्लोरोफिल पाई जाती है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये स्टोमेटा है ना, और ये इसके वेन्स या शिराएं जिनके अंदर जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम पाया जाता है ना। तो ये जो तने की जाइलम है ये भी इससे पत्तियों से जुड़ी हुई होती है। तो ये पूरा एक कॉलम बनता है। अब ये कॉलम कैसे बनता है, ये इन्होंने समझाया कि ट्रांसपिरेशन पुल, जैसे कि समझ में आ रहा है कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, जो कि एक खिंचाव
जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जो उत्पन्न होता है वाष्पोत्सर्जन के कारण, और जल की जो प्राकृतिक जो प्रकृति है उसमें अणु जो है आपस में एक दूसरे से कोहेजन प्रेशर से जुड़े रहते हैं, और जो नली हुई जैसे जाइलम की जो जाइलम के जो जाइलम है देखिए उसमें जैसे इस तरीके से ट्रैकीड्स हैं, तो अणु जो है पानी के वो आपस में भी बंधे रहते हैं, है ना। तो आपस में कैसे बंधे रहते हैं, ये तो कोहेजन प्रेशर से होते हैं। और इधर जो इसकी कोशिका भित्ति होती है उनसे भी ये अटैच होकर ऊपर चढ़ते हैं, ये एडहेशन होता है ना। तो ये दो बल जो है वो काम आते हैं। अब इन दो बलों की वजह से जो है वो पानी ऊपर खिंचता है। ये क्यों होता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्या क्रिया है, वाष्पोत्सर्जन में जो पानी होता है वो बाहर निकलता है ना। तो पानी जब निकलेगा तो यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं जो यहाँ की हैं पर्ण की, उनमें पानी की कमी हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव वाटर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। जो पानी की कमी है वो अपने दूसरी कोशिका से लेगी, फिर वो दूसरी कोशिका से लेगी, ऐसे ये जो है जो टेंशन या पुल है वो नीचे तक चलता जाएगा पूरा, क्योंकि ये एक पूरे मैंने बताया कि एक दूसरे से कनेक्टेड है जाइलम, है ना। पत्ती, तना और जड़ की जो कोशिकाएं जाइलम की वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये पूरा प्रेशर जो है वो पुल नीचे तक जड़ तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे जब जैसे ही पानी की कमी आई इस कोशिका में, तो बाहर से जो पानी है वो अंदर आ जाता है। तो ये एक पैसिव क्रिया है, यानी कि वो क्रिया जो कि जिसके अंदर एटीपी खर्च नहीं होता। तो इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन थ्योरी। ये आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये एक इसको भी हमने देखा, तो ये सारे जितने भी थ्योरीज हैं ये सब ये दर्शाती हैं कि बहुत से जो है शोध हुए और अल्टीमेटली फिर जो पाया गया कि ये सिद्धांत जो है वो पूरी तरीके से सही है, क्योंकि ये सब जो है पॉइंट्स उनको अच्छी तरीके से समझाता है। तो ये हुआ रसारोहण। अब इसके बाद हम लेंगे वाष्पोत्सर्जन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। धन्यवाद।